नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पांचभौतिक चिकित्सा पढ़ेंगे। उसके पहले मैं सभी को म्यूट कर देता हूं क्योंकि घर की आवाज आ रही है। 1 मिनट रुक जाइए। तो आज जो है हम लोग ने आरोग्यवर्धिनी वटी, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे पांच भौतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से। पहले हम नॉर्मल आरोग्यवर्धिनी भी देखेंगे और उसके बाद में पांच भौतिक चिकित्सा में इसकी कम मात्रा में कितना गुणकारी होता है। और यह सार्वधर्मिक कल्प है जो कर्षण करता है, वेट लॉस करता है। मतलब कर्षण करने के लिए यहाँ पे पांच भौतिक में देते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली इसको वजन बढ़ाने के लिए, आरोग्य बढ़ाने के लिए देते हैं। नॉर्मली पांच भौतिक में थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। पहले आरोग्यवर्धिनी वटी जो है ना, इसका हम लोग नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मली रस योग सागर या रस रत्न समुच्चय में क्या बताया है वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताया है कि रसगंधक लोहाब्र शुल्भ भस्म समांशकम त्रिफला द्विगुणा युज्या त्रिगुणम तु शिलाजतु चतुर्गुणम पुरम शुद्धम चित्रमूलम च तत्समम तिक्ता सर्व समागेया सर्व संचूर्ण यत्नतः निम्ब वृक्ष दलाम्बो भी मर्दे द्विदिनावधि ततस्तु कुटिका कार्या शुद्र कोल फलोपमा मंडलम सेविता येषाम हंति कुष्ठान्य शेषतः। इतना बढ़िया बताया है। इन्होंने बोला है कि पारा, शुद्ध पारा लेना है 1 तोला, शुद्ध गंधक 1 तोला, लौ भस्म 1 तोला और अभ्रक भस्म 1 तोला, ताम्र भस्म 1 तोला। मतलब 5 द्रव्य जो है, पारा, गंधक, लौ भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, यह 1-1 तोला सम प्रमाण में लेना है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि उसमें त्रिफला लेना है। त्रिफला में हरित की, विभित की, अम्ल की 2-2 तोला ले लेना है। मतलब ये डबल मात्रा में इन्होंने लेने के लिए बोला है। बाकी जो हम लोगों ने द्रव्य लिए उसके हिसाब से। फिर बोल रहे हैं कि फिर शिलाजित जो है, शिलाजतु, ये 3 तोला लेना है। शुद्ध गुग्गुल जो है वो 4 तोला लेना है। चित्रक मूल की छाल जो है वह 4 तोला लेना है। और कुटकी कुटकी 22 तोला लेना है, 22 तोला। सबसे ज्यादा कुटकी का इसमें योगदान है। और आगे हम लोग देखेंगे कि कुटकी कैसे काम करता है, ये द्रव्य आरोग्यवर्धिनी को कितना बढ़िया बना देता है। फिर उसके बाद में बताया है कि सबसे पहले पारा गंधक की कजली बनाकर अन्य भस्म डाल के और शुद्ध शिलाजित और अन्य द्रव्यों का कपटचन चूर्ण मिला ले। उसके बाद गुग्गुल को नीम की ताजी पत्ती के रस में मर्दन 2 दिन तक भिगोकर हाथ से मसलकर कपड़े से छानकर उसमें अन्य दवा मिलाकर मर्दन कर देना है। गुग्गुल को नीम के ताजी पत्ती के स्वरस से पहले उसको भावना देना है। उसके और वो भी 2 दिन तक भिगोने के बाद गुग्गुल में नीम का रस ऐसे डाल के भिगो के फिर मर्दन करना है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि ये जितने द्रव्य हैं वही जो गुग्गुल रहेगा वो डाल के और फिर मर्दन करना है। और बीच में नीम की ताजी पत्ती के रस भी डालना है बीच बीच में। तो इस तरह से यह आरोग्यवर्धिनी वट्टी 2-2 रत्ती की गोलियां बन जाती है। मतलब 250 mg की एक गोली बन जाती है।
तो इसमें सबसे मेन क्या हो गया, पारा गंधक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, एक एक तोला हो गया। त्रिफला हो गया, दो दो तोला हो गया, 2 तोला हरित की, विभूत की, आंवल की, 2 2 तोला हो गया। शुद्ध शिलाजीत हो गया, 3 तोला हो गया। शुद्ध गुगुल 4 तोला हो गया। चित्रक मूल छाल 4 तोला हो गया। कुटकी 22 तोला हो गया। फिर उसके बाद में पारागंधक की कजली बनाकर अन्न भस्म को मिलाकर शिलाजित वगैरह डालकर चूर्ण को मिला देना है। और गुगुल को अलग से पहले नीम के पत्ते के रस में डाल के और 2 दिन तक भिगो के रखना है। फिर उसके बाद में उसको फिर छान के और उसको फिर मर्दन करना है पूरा। मर्दन करने के बाद फिर उसको मर्दन करते टाइम नीम का रस फिर से डालते जाए और फिर सुखाते जाए, फिर डालते जाए, फिर सुखाते जाए। इस तरह से 2 2 रत्ती की गोलियां बना लेना है। ऐसा इन्होंने रस योग सागर और रस रत्न समुच्चय में बताया है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद में इसका गुणधर्म क्या बता रहे हैं, तो दोषों की चिकित्सा और व्याधि की चिकित्सा अपने दोषों के हिसाब से, दोषों की इम्बैलेंस, वात पित्त कफ, इसके हिसाब से बताते हैं। पांच भौतिक चिकित्सा पे हम बाद में आएंगे। एक ही द्रव्य अलग चश्मा से हम लोग पांच भौतिक का अलग से एनालिसिस करेंगे और उसमें क्या अलग है वो देखेंगे। अभी हम दोषों के हिसाब से नॉर्मल आयुर्वेद में जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो देख रहे हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि मंडलम सेविता ये शाम हंति कुष्ठान शेषता, वात पित्त कफोद्भूतान ज्वरान सर्व नाना प्रकार जान, दया पंच दिने जाते, ज्वरे रोगे वटी शुभा, पाचनी दीपिनी पथ्या हृदय मेदो विनाशिनी, मल शुद्ध करी नित्यम दुदर्शुत प्रवर्तिनी, बहुनाथ की मुक्ते न सर्व रोगेशु शस्यते, आरोग्यवर्धिनी नामनायाम गुटिकेयम प्रकीर्तिता, सर्व रोग प्रशमनी श्री नागार्जुन चौदिता। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि यह आरोग्यवर्धिनी वटी जो सबसे अच्छे श्रेष्ठ जो नागार्जुन थे, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो डीन थे, उन्होंने बनाए, वो उनको सबसे बड़ा सिद्ध माना जाता है रस शास्त्र में। तो श्री नागार्जुन ने ये आरोग्यवर्धिनी वटी बनाया और इसका प्रमुख उपयोग नॉर्मली हम आयुर्वेद में कुष्ठ रोग में करते हैं। भैषज रत्नावली में भी देखेंगे तो कुष्ठ रोगाधिकार में आरोग्यवर्धिनी वटी का उपयोग बताया है वहां पे। तो ये औषधि जो है ना, इसमें सबसे पहले लिखा है हंति कुष्ठान्य शेषता, मतलब ये कुष्ठ रोग की सबसे बेस्ट दवाई है। इसी तरह से ये बता रहे हैं ज्वरान नाना प्रकार जान, हर तरह के जो ज्वर होते हैं उसमें भी आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कुटकी है, सबसे मेन कुटकी और नीम है जो आम का पचन करता है। उसी तरह से गुटिका जो है ये पाचनी दीपनी पथ्य कारक बताइए, आम का पचन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है क्योंकि इसमें चित्रक मूल डाला हुआ है, तो ये अग्नि को प्रदीप्त करता है। फिर पथ्य कारक बताया, हृदय है, हृदय को न ताकत देता है यह। इसी तरह से मेद का नाश करता है क्योंकि ये लेखन कार्य करता है। इसमें जो भी तत्व हैं, जितने भी कुटकी डाला है, चित्रक मूल डाला है, ये सब क्या करते हैं कि लेखन कर्षण कार्य करते हैं। तो ये शार धर्मिता की ओर जा रहा है। उसी तरह से बता रहे हैं कि यह सभी रोगों में भी दे सकते हैं, अनुपान बदल बदल के इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसी तरह से आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग हम लोग जब देखते हैं तो उसमें त्वचा रक्त मांस लसिका, इसकी दुष्टि रहती है, क्लेद बहुत ज्यादा शरीर में जमा हो जाता है। उसी तरह से वहां पे मासव स्त्रोत की दुष्टि दिखती है। उसी तरह से उसमें हम लोग अग्निमान्यता भी देखते हैं, धात्वग्नि मान्यता भी देखते हैं, धातुओं में शिथिलता भी देखते हैं। फिर मतलब धातु विकृत तैयार होने लगते हैं। तो इसमें सार किट विभाजन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। त्वचा रक्त मांस लसिका जो है वह दुष्टि होती है और वह स्किन में जाती है, त्वचा में जाती है और कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम लोग और विचार करते हैं कि ये कुष्ठ रोग कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो ग्रहणी का कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है और ग्रहणी में मल का अवरोध बहुत ज्यादा होने लगता है, सार किट विभाजन नहीं हो पाता है। मलावरोध की वजह से ग्रहणी और पक्वाशय के पक्वाशय में जो वायु है उसकी दुष्टि होती है। उसकी वजह से पचन भी ठीक से नहीं हो पाता है, वहां पे पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे से नहीं हो पाता है। और ग्रहणी में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, अंतःपुरस्सरण क्रिया, मतलब खाना पचते जाए आगे ढकलते जाओ, अंतःपुरस्सरण क्रिया यह ठीक से नहीं हो पाता है। और उसके वजह से कफ द्रव्य भी विकृत हो जाता है, मतलब वात भी विकृत हो रहा है, समान वायु अपान वायु भी विकृत हो रहा है। उसी तरह से पाचक पित्त भी विकृत हो रहा है। उसके बाद में कफ दोष भी विकृत हो रहा है, क्लेदक कफ भी विकृत हो रहा है। तो ये तीनों दोषों की विकृति हो जाती है। इसकी वजह से शरीर में सेंद्र विष द्रव्य तैयार होने लगते हैं, एक तरह से जहर तैयार होने लगता है। और यह अंत त्वचा और रक्त मांस आदि में जाके वहां पे धातु में शोषित हो जाता है और उसके वजह से त्वचा दुष्ट होते जाता है। और 4 दुष्ट होते हैं, त्वचा रक्त मांस लसिका, इसमें दुष्टि होने की वजह से ये दुष्टि और बढ़ के फिर स्किन में आके स्किन डिसऑर्डर्स होने लगते हैं।
उसी को हम लोग कुष्ठ व्याधि बोलते हैं। उसी तरह से यह वात की भी दृष्टि होती है तो वायु जो है, व्यान वायु, ये सारा जो विष द्रव्य है, सेंद्र विष है, उसको लेके जाता है और वहां पे भ्राजक पित्त भी विकृत हो जाता है क्योंकि दुष्टि आ रही है, स्त्रोतोरोध हो रहा है और फिर विकृत पचन हो रहा है, तो उसकी वजह से भ्राजक पित्त भी विकृत होने की वजह से ये धीरे धीरे वायु पित्त कफ के साथ में पूरे शरीर में फैलते जाता है और बड़ा से बड़ा कुष्ठ रोग होने लगता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आरोग्यवर्धनी वटी। इसकी पूरी रचना जो है, यह आरोग्यवर्धनी वटी में कुटकी है जो यकृत को उत्तेजना करती है, पाचक पित्त का स्त्राव अच्छा करती है, आम का पचन करती है, पाचक पित्त में जो साम पित्त में जो आम है उसका पचन करती है, पित्त का स्त्राव अच्छा करती है, यकृत की शुद्धि करती है। तो यह ग्रहणी कला और पक्वाशय में विकृति आई है उसको नष्ट करती है। आरोग्यवर्धनी वटी जो है ना, वह क्या करती है कि ग्रहणी और पक्वाशय के अंदर, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, इसमें जो अपने दुष्टि के वजह से जो सेंद्र विष तैयार हो गए हैं और वह सेंद्र विष जो है, खराब खून है, वह सब क्या करता है कि वह कुष्ठ रोग की उत्पत्ति करता है। तो कुष्ठ के ये क्लेद वगैरह की वजह से जो कुष्ठ व्याधि हो रही है उसको ये पूरी तरह से पचा देता है और इस तरह से आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करने से फायदा होता है। आरोग्यवर्धनी वटी को ज्यादातर दूध का अनुपान देना चाहिए, पेशेंट को मैक्सिमम दूध पे रखना चाहिए। गाय का दूध श्रेष्ठ है, गाय के दूध पे रख के आरोग्यवर्धनी वटी दें तो बड़ा से बड़ा जो व्याधि है हमारा वात प्रधान या वात कफ प्रधान, जैसे कि कपाल कुष्ठ है, मंडल कुष्ठ है, एक कुष्ठ है, किटिप कुष्ठ है, विपादिका है, चर्मदल है, अलसक है, इन सब में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अभी हम लोग कुष्ठ में हरताल भस्म रसमाणिक्य का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बद्ध कोष्ठता रहे, अग्निमांद्यता रहे, मूत्रावरोध रहे, मलावरोध रहे, तब हरताल भस्म का प्रयोग नहीं अच्छा होता है। वहां पर आरोग्यवर्धनी वटी जो मल को भी निकाले, मल का भेदन भेदन करने वाला द्रव्य जो कुटकी डाला हुआ आरोग्यवर्धनी है, वह ज्यादा गुणकारी रहता है। इसीलिए जहां पर भी कॉन्स्टिपेशन वाला कुष्ठ हो, अग्निमंदता जनित कुष्ठ हो या फिर मूत्रावरोध जनित जो कुष्ठ हो, उसमें आरोग्यवर्धनी ही बेस्ट रहता है। उसी तरह से पूरा शरीर में अलग अलग रैशेस आ रहे हैं, त्वचा खरखरित हो रहा है, ड्राई हो रहा है, खरता बहुत ज्यादा हो रही है, रुक्ष हो रहा है, स्पर्श ज्ञान नष्ट हो रहा है, बार बार रोमांच हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, त्वक दुष्टि बहुत ज्यादा हो रही है, उसी तरह से लाल लाल ऐसे रैशेस आ रहे हैं, चट्टे चट्टे आ रहे हैं, या फिर पका हुआ जो उदुम्बर है, गुलर का फल है, उस तरह से चट्टे चट्टे आ रहे हैं, तो आरोग्यवर्धनी का उतना उपयोग नहीं होता है। वहां पर हमें गंधक रसायन या मंजिष्ठादि क्वाथ देना पड़ता है क्योंकि वहां पे त्वचा बहुत ज्यादा रुक्ष हो गई है। रुक्षता अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रुक्षता है, तो वहां पर हमें दूसरे द्रव्य देना चाहिए। यह आरोग्यवर्धनी का लिमिटेशन है। तो उसमें हमें या तो अगर हमें करना है तो महातिक्त घृत पहले दें और फिर आरोग्यवर्धनी वटी दें, क्योंकि यह द्रव्य क्षारधर्मी है, इससे ये खुद ही रुक्षता उत्पन्न कर रही है और हम रुक्ष वाले जो बहुत ज्यादा ड्राई पड़ गया स्किन, वहां पे अगर देंगे आरोग्यवर्धनी वटी बिना स्नेह का, तो यह उतना उपयोगी नहीं पड़ता है। इसी तरह से आरोग्यवर्धनी वटी को अगर हमने हल्दी के काढ़ा के साथ दिया या दूध के साथ दिया तो इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। मांस धातु स्थित जितने भी दोष हैं उसमें भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन मांस में अगर बहुत ज्यादा क्लेद हो गया, क्लेद में तो फायदा करेगा, लेकिन रुक्षता आ गया, बहुत ज्यादा कड़कपन आ गया, तो वहां आरोग्यवर्धनी वटी को डायरेक्ट देने से फायदा नहीं होगा, वहां पे हमें स्नेहन करना पड़ेगा। तो वहां वैसे कंडीशन में तो हम लोग को दूसरे द्रव्य भी देखने पड़ते हैं, जैसे महातिक्त घृत देना पड़ता है या गुगुल तिक्त घृत देना पड़ता है, पंच तिक्त घृत देना पड़ता है। आरोग्यवर्धनी वटी रुक्षता जन्य जो कुष्ठ है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, वहां पे उतना उपयोगी नहीं रहता है क्योंकि ये खुद ही रुक्षता उत्पन्न करने वाला द्रव्य है। उसी तरह से आरोग्यवर्धनी वटी को देखते हैं तो वात पित्त कफ वाले हर तरह के ज्वर में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। संसर्गत ज्वर रहता है, वात पित्त पित्त कफज वात कफज, सान्निपातिक ज्वर में बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। उसी तरह से यह जो है यह पित्त दोष की दृष्टि से उत्पन्न होने वाला या फिर कफ दोष से दृष्टि के उत्पन्न होने वाला ज्वर में इसको पूरी तरह से ये नष्ट कर देता है। और वातज ज्वर में भी काम करता है जब आम बहुत ज्यादा रहे, लेकिन बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहे तो आरोग्यवर्धनी वटी उतना काम नहीं करता। यह बात कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती है। लोग कोई भी कंडीशन में आरोग्यवर्धनी वटी दे देते हैं। लीवर फेलियर आ गया, कोई भी पेशेंट को देख के आरोग्यवर्धनी दो, लीवर या फिर बिलिरुबिन बढ़ा है, आरोग्यवर्धनी वटी दो, लेकिन यहाँ पे स्नेहन भी होना जरूरी है आरोग्यवर्धनी के साथ में। उसी तरह से आरोग्यवर्धनी का कार्य जो है वह ग्रहणी का शुद्धि करना है, सेंद्रीय विषयों को नष्ट करने का है।
उसी तरह से मध्यम कोष्ठ के वजह से जो दोषों में उत्पन्न जो भी अनियमित ज्वर है या फिर बद्ध कोष्ठजन्यता ज्वर है, मलावष्टम्भ है, कॉन्स्टिपेशन है और ऐसा ज्वर आ रहा है, अपचन से उत्पन्न होने वाला ज्वर है या बार बार उलट पुलट के जो पुनरावर्तक ज्वर है या फिर पित्त के वैषम्य से ज्वर है, उन सब में आरोग्यवर्धनी बटी का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। यह क्योंकि आम का पचन कर रहा है, डायरेक्ट ये ज्वरग्न नहीं है, आम का पचन करता है और सारकिट विभजन को अच्छा करता है, जाठराग्नि मांद्यता को ठीक करता है, धात्वग्नि मांद्यता को ठीक करता है, भूताग्नि मांद्यता को ठीक करता है, अच्छे से पेट साफ करता है, मल का पाचन करता है, अच्छा रस रक्त बनाता है, मतलब स्त्रोतों दूर करके अच्छा रस और रक्त बनाता है, फिर पांडु रोग में भी काम होता है। इस तरह से ये आरोग्यवर्धनी का बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पेशेंट आते हैं जिनको मुंह से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी आ रहा है, पेट बहुत ज्यादा फूला फूला आधमान है, आटोप है, भूख नहीं लग रहा है, खाने के बाद तुरंत ही उल्टी आता है या फिर बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है, चिपका चिपका स्त्यान और लीन कफ, बहुत ज्यादा लीन कफ तो चिपका है, स्त्यान कफ आ रहा है, गाढ़ा गाढ़ा कफ आ रहा है, तो और मल मूत्र भी अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, तब यहाँ पे आम का पचन करने के लिए और कफ दोष को अच्छा बैलेंस करने के लिए, मतलब कफ का शोषण करने के लिए आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यह पाचनी बताया तो यह मल आदि का भी पाचन करता है, आम का पचन करता है, सारकिट विभजन को अच्छा कर देता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग जो है वो मल संचय जन्य जो भी कुष्ठ रोग है या कोई भी अलग व्याधि है जैसे उदर रोग है जहाँ पे मल संचिति हो रही है या जैसे अर्श व्याधि है, ग्रहणी रोग है, उन सब में आरोग्यवर्धनी वटी का मल संचय ये अवस्था को ठीक करने के लिए वो करते जाता है, तो सारकिट विभजन अच्छा होगा, स्थूल पचन, सूक्ष्म पचन इसको अच्छा कर देता है, इसलिए आरोग्यवर्धनी वटी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसी तरह से ये दीपनी बताया तो ये पाचक पित्त का अच्छे से उत्पन्न कर देता है, पाचकांश को उत्पन्न कर देता है, तो अच्छा प्रसाद धातु बनने लगता है और उसके वजह से पूर्व पूर्व धातु जो है अच्छा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इतना इसका काम होने लगता है, तो ये दीपन कार्य करता है, मतलब जाठाग्नि को भी दीप्त कर देता है, धात्वग्नि को भी कर देता है, भूताग्नि को भी, और इसमें तिक्त रस वाला जो है और तिक्त रस वाला कुटकी और नीम डाला हुआ है और बाकी इसमें चित्रक मूल डाला हुआ है, तो यह कटु और ज्यादातर तिक्त रसात्मक द्रव्य है। आरोग्यवर्धनी जो है इसको हितकारक भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं, हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है, हृदय में जितना भी सूज वगैरह आया होगा और क्लेद होगा उसको ठीक कर देता है। हृदय परिणाम जो है वह क्रॉनिक क्रॉनिक जो हार्ट की बीमारियां रहती है उसमें अच्छा काम कर देता है। लेकिन यह लक्ष्मी विलास रस, समीर पन्ना सुरशेखर जैसे जो एक्यूट स्टेज में कंडीशन में हार्ट रोग रहते हैं, हृदय के रोग, उसमें काम नहीं करेगा, ये क्रॉनिक क्रॉनिक अवस्था में काम करता है। और उसी तरह से यह कैसे काम करता है तो पूरा बॉडी का सूजन कम कर देगा, अगर सर्वांग शोथ है तो सूजन कम कर देगा, सार्किट विभजन अच्छा कर देगा, मूत्र मार्ग से जलांश को निकाल देगा, तो क्रॉनिक क्रॉनिक अवस्था में आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग जो हार्ट के डिजीजेज हैं या सर्वांग शोथ है उसमें काम करता है। पांडु रोग में आरोग्यवर्धनी का कार्य हृदय कार्य दिखता है क्योंकि अच्छा रस धातु बनाता है, रसव स्त्रोतस का मूल स्थान हृदय है, उसको ये शुद्ध कर देता है, तो इसलिए और यकृत वृद्धि में भी अगर हिपेटोमेगाली है और उसमें हृदय अशक्त हो गया है, कमजोर हो गया है, तो आरोग्यवर्धनी वटी यकृत वृद्धि जन्य हृदय रोग उसमें भी काम करता है। स्वतंत्र रूप से यकृत वृद्धि है कोई भी कंडीशन में हो, हेपेटाइटिस ए बी सी कुछ भी हो, जॉन्डिस हो, कामला हो, हर कंडीशन में यकृत वृद्धि में यह क्योंकि ये क्षार धर्मी है, क्षार धर्मी के साथ में क्लेद निकाल रहे हैं, जहां पे आम संचिति होने की वजह से यकृत की दुष्टि हो गई है, यकृत दुष्ट ऐसे नहीं हुआ है, यकृत का साइड क्षार धर्मी तक है, लेकिन वहां पे दुष्टि हो गई है आम की वजह से, स्त्रोतोरोध हो गया है, तो वहां स्त्रोतोरोध को दूर करना, यकृत का शुद्धि करना, वहां पे हमें क्षार धर्मी द्रव्य जैसे कि आरोग्यवर्धनी देना पड़ता है। इसी तरह से मेदोवृद्धि जो होती है वो दो तरह से होती है, रक्त वाहिनियां जो रहती हैं वो बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा ये आ जाता है, कमजोर हो जाती है और मेद की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा वेट बढ़ने लगता है, मेद संचिति होने लगती है, तो वहां पे धातु परिणमन जो कार्य है वो ठीक से नहीं हो पाता, तो यह मेद का लेखन भी करती है, रक्त वाहिनियों में जो मेद उत्पन्न हुआ है जैसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन है उसमें भी विकृत मेद को भी पचा देती है, और उसी तरह से लेखन कार्य करके वेट लॉस करने में भी आरोग्यवर्धनी वटी, क्योंकि इसका नाम ही है आरोग्यवर्धनी। उसी तरह से मल शुद्धि करती है, या विरेचन नहीं करेगी, डायरेक्ट विरेचन वाले में इसका प्रयोग नहीं है, मल की शुद्धि अच्छे से कर देती है। और कभी कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा रहता है, मलावरोध इतना ज्यादा रहता है, तो उसमें
आरोग्यवर्धिनी बट्टी अब दे रहे हैं, लेकिन मल संचित इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, तो उसमें हमें बस्ती देना पड़ता है, क्योंकि यह रुक्षता कर रही है, तो यह कभी कभी नहीं कर पाते, इसलिए बस्ती से हमें वो मल को निकालना पड़ता है। तो अनुवासन बस्ती या निरू बस्ती देना पड़ता है इसको सपोर्ट करने के लिए। उसी तरह से इसको आरोग्यवर्धनी वटी को त्रिफला के साथ या संशोधनीय द्रव्यों के साथ दिया तो मल साफ होगा। ये पचन क्रिया अच्छा करेगी, इंटेस्टाइन को अच्छा, मतलब मल का पचन, अन्न का पचन, आम का पचन ये करती है। तो नॉर्मल अगर पेट साफ होगा तो ठीक है, नहीं तो हमें बस्ती देना पड़ता है। उसी तरह से मलावरोध की जो आदत होती है उसमें आरोग्यवर्धनी बट्टी का बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर मल, दांतों में मल की संचिति हो रही है, नाक में मल बहुत ज्यादा हो रहा है, कान में मल हो रहा है, तो ये सभी चीज को ये ठीक कर देती है। इसी तरह से दंत व्रण हो रहता है, दांतों में व्रण रह रहे हैं, दांतों में पस फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें आरोग्यवर्धनी बट्टी का बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से पुरुषों में जो जनेंद्रिय रहती है, पेनिस के अंदर का जो स्किन होता है उसके अंदर ना मल संचिति बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी, या स्त्रियों के जनेंद्रियों में भी बहुत ज्यादा मल संचिति होने से बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है। तो ऐसे में भी मल जो विकृत रूप से बन रहा है उसमें भी आरोग्यवर्धनी बट्टी देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अग्निमांद्यता अगर बहुत ज्यादा हो गई है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, भूख नहीं लग रही है, आम संचिति है, क्लेद क्लेद कीचड़ की तरह क्लेद क्लेद बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर भी आरोग्यवर्धनी बट्टी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से सर्वांग शोफ जो है उसमें यह सार्किट विभाजन अच्छा करती है, तो शोथ की संप्राप्ति को भंग कर देती है। आरोग्यवर्धनी बट्टी का प्रयोग जब भी कोई करता है तो भूख को यह अच्छा कर देती है, सार्किट विभाजन अच्छा करते हैं। लेकिन आरोग्यवर्धनी बट्टी को ऐसा बता रहे हैं एक मंडलम सेविता, मतलब 42 डेज ही देना है और उसके बाद में ब्रेक करना है, तो फिर उसके बाद फिर 42 डेज देना है। जो लोग को मालूम नहीं होता कि ये रुक्षता पैदा करते हैं, क्षार धर्मी है, तो वो लोग कंटिन्यू खाते हैं, फिर उनका बॉडी और क्रुश होता है, रुक्षता और बढ़ती है। तो ये इसका ध्यान रखना चाहिए। जलोदर के विकार में मूत्रल और मल शुद्धिकर, मल की शुद्धि और मूत्रल, क्योंकि ये सार्किट विभाजन अच्छा करे, जो क्लेद है पूरा मल के रूप में वो क्लेद को अच्छे से निकालती है, इसलिए यह मूत्र को भी अच्छा कर देती है, तो मूत्रल है, मल की शुद्धि करती है। उसी तरह से आरोग्यवर्धनी बट्टी जो है वो किडनीज को भी ताकत देती है, किडनी के कार्य को अच्छा करती है। तो अगर पुनर्नवा, सारिवा ऐसे द्रव्यों के साथ अगर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर देती है। चंद्रप्रभा, ताप्य दिलो, इन सब में जब देते हैं साथ में तो आरोग्यवर्धनी बट्टी किडनी के बीमारियों में ज्यादा अच्छा करती है। लेकिन पारागंधक का कल्प है तो शुद्धि से बनाया है कि नहीं बनाया है वो देखना चाहिए, और शुद्ध होगा तो वो किडनी को फेल करेगा, नेफ्रॉन्स को फेल करेगा, लेकिन शुद्धि से बनाया तो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो आरोग्यवर्धनी बट्टी में लौह भस्म है, अब्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, शिलाजित है, गुगुल है, चित्रक है, कुटकी है। तो ये सब क्या करता है कि यह ग्रहणी और पक्वाशयगत जितने भी दुष्टि है उसको ये नष्ट कर देती है। गुगुल और शिलाजित है वह क्या करता है कि सेंद्र विष को निर्विष कर देती है। उसी तरह से चित्रक है, तीव्र पाचक है, पित्त का तीक्ष्ण गुण को बढ़ाने वाला है, जहां पर भी तीक्ष्ण गुण की कमी हो गई है, तीक्ष्ण भेदना ऐसे बोलते हैं ना, भेदन कार्य करने का मतलब मल का भेदन होना जरूरी है। मल अगर साम है तो पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वहां पे तीक्ष्णता बढ़नी चाहिए पित्त का, तभी वो मल का भेदन करके पेट साफ होगा। उसी तरह से यह वात का शमन भी करती है तीक्ष्ण उष्ण होने की वजह से, क्योंकि इसमें चित्रक डाला हुआ है, तो यह आरोग्यवर्धन बट्टी तीक्ष्ण और उष्ण है, तो ये वायु का शमन कर देती है। इसमें नीम है और कुटकी है, तो यकृत का पित्त का स्त्राव अच्छे से कर देती है। और ये त्रिफला जो है वो रसायन का कार्य करती है, इंटेस्टाइन में जो संचित दुष्ट कफ है और पित्त है उसका विरेचन करती है, अच्छे से पेट साफ करती है त्रिफला। उसी तरह से आंत्र में बहुत ज्यादा जंतु हैं अगर, तो यह इसमें गंधक और पारद है, तो यह जो कज्जली बना के हम लोग डालते हैं वह जंतुओं को नष्ट करती है, मतलब माइक्रोब्स जो हो गए हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह होता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। लौह भस्म है, अब्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, इसकी वजह से बल्य है, रसायन है। ताम्रवस का उपयोग जो रहता है वो यकृत के पित्त का स्त्राव करने के लिए होता है, और यह बद्ध कोष्ठता या कोष्ठगत वात का नाश करती है, पाचन कार्य करती है, दीपन कार्य करती है, मूत्रल कार्य करती है, आम पचन करती है, हृदय है, इंटेस्टाइन में जो सेंद्र विष है उसको नष्ट करती है, जंतुग्न है, और फिर शोथग्न बताया है, मूत्रल बताया है, कोष्ठगत वात शामक है। कुष्ठ विकारों में आरोग्यवर्धनी बट्टी का बहुत अच्छा उपयोग होता है, विषम ज्वर में बहुत अच्छा उपयोग होता है, अपचन जन्य जितने भी विकार है उसमें काम होता है, पुराना से पुराना कॉन्स्टिपेशन बद्ध कोष्ठता में काम होता है, हृदय में अशक्तता है,
हार्ट काम नहीं कर पा रहा है, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है कि हार्ट का पंपिंग स्लो हो रहा है, उसमें इसका प्रयोग करने से ये हृदय को, लेकिन ये उतना नहीं करेगी जितना लक्ष्मी विलास रस, समीर पन्नग रस, सुरशेखर रस जो स्टिमुलेशन देता है हार्ट को, उतना नहीं करेगी। यह केवल स्त्रोतस को शुद्ध करेगा, रसवस स्त्रोतस, रक्तवस स्त्रोतस कर आम का पचन करके हृदय को बल देगा, इस तरह से देगा, स्टिमुलेशन नहीं देगा। फिर यह मेदो रोग में, मल संचय में, मल और अंगों में जो बदबू आ रही है, स्मेल आ रहा है, बैड ऑर्डर, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। कल एक पेशेंट आए थे वहां इंटरेक्टिव सेशन में, वो बोले कि मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मेरे परिवार वाले ना आधा घंटा तक जा नहीं पाते वो वॉशरूम में, इतना गंदा स्मेल आता है। तो ये मल की जो बदबू है बहुत ज्यादा बेकार आ रही है, उसका ये इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अग्निमांद्यता में काम करता है, सर्वांग शोफ में काम करता है, फिर उसके बाद में प्रमेह में काम करता है और श्वास में काम करता है। लेकिन आरोग्यवर्धिनी वटी को गर्भिणी में ध्यान से देना चाहिए, जिसका बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, उन रोगियों को नहीं देना, क्योंकि क्षार धर्मी है, तो बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, रक्त पित्त जैसी व्याधि है, और बहुत ज्यादा उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है, हीट बढ़ा है, दाह हो रहा है, उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी को नहीं देना चाहिए क्योंकि क्षार धर्मी है। उसी तरह से मोह में, तृष्णा में, भ्रम में आरोग्यवर्धिनी वटी को डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, हमें कुछ उसको बैलेंस करके देना चाहिए, जैसे दूध के साथ या घी के साथ दे। घी के साथ अगर देंगे ना, घी और दूध के साथ, तो ये क्षार धर्मिता को बैलेंस कर देगा, कम कर देगा, तब उसके साथ इसका युक्ति पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं पांच भौतिक चिकित्सा का जो हमारा है वो मैं लेके आता हूँ। पांच भौतिक चिकित्सा में आरोग्यवर्धिनी वटी को किस तरह से बनाए वो हम लोग देखेंगे। जो भी मैंने बताया ना, मैंने अपने जमदग्नि सर के नोट से बताया अभी तक। अभी मैं ये दातार शास्त्री जी का जो है इसमें से मैं बताऊंगा, तो आप लोग भी देखिए, और आप लोग को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप लोग को बीच में कुछ बोलना होगा तो आप लोग मुझे रोक के फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा है, ऐसे ही अनम्यूट मत करिए राजकमल जी, जब बोलना होगा तभी करिए। इसमें जो कॉमन श्लोक तो वही है, रसगंध लोहाब्र शुल्भ भस्म समांशकम त्रिफला द्विगुणा युजा द्विगुणम तु शिला जतु, वही चीज है, सेम सेम से कि रसगंधक लेना है, कज्जली लेना है, लोह भस्म लेना है, अब्र भस्म मतलब अब्रक लेना है, और ताम्र भस्म इसको समान मात्रा में लेना है, त्रिफला दो दो दुगना लेना है, शिला जतु द्विगुणा ऐसे लेना है, ये तो कॉमन है। अब इसमें एनालिसिस करते हैं पंच महाभूत के चश्मा पहन के। अभी आपका चश्मा बदल गया, पंच महाभूत से देखिए ये क्या दिया है। तो इसमें द्रव्य है त्रिफला, त्रिफला जो है वो महाभूत के हिसाब से नहीं देखते हैं क्योंकि उसमें सब बैलेंस करके है, तो वो महाभूत से नहीं देखते हैं। इसमें पंचरस है, लवण को छोड़ के सारे पंचरस है। इसके सामान्य गुण है त्रिफला के, तो दीपनी है, रुचिया है। विशेष गुण है कि सर है, मतलब पेट साफ करता है। में है कुष्ठनुत, क्योंकि क्लेद को दूर करता है, क्लेद को सुखा देता है, पचा देता है। तो ये प्रमेह में जहाँ पे आविल मूत्रता बहुमूत्रता है उसमें त्रिफला अच्छा काम करता है। कुष्ठ में भी क्लेद जन्य जो रक्त की दुष्टि हो रही है, विष है, वो सबको यह दूर करता है, इसलिए कुष्ठनुत है। उसी तरह से कुटकी देखेंगे, कुटकी मेन द्रव्य है क्योंकि 22 तोला इसमें डालते हैं, तो 22 तोला, तो ये तिक्त रसात्मक है, तो आकाश और वायु तत्व इसमें ज्यादा है। रुक्ष है, लघु है, दीपनी है। तो इसका विशेष गुण क्या है, तो ये भेदनी, हृदय और हिम है। चित्रक जो है यह कटु रसात्मक है। चित्रक कितना डाला हुआ है इसमें, तो 4 तोला डाला है, 4 तोला। तो एक कटु रसात्मक है, अग्नि और वायु तत्व प्रधान है। लघु रुक्ष उष्ण है, वहनीकृत और पाचनी है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और आम का पचन करता है। पारद है वो महाभूत से नहीं देखते हैं, स्निग्ध वृक्ष है, योगवाही है, जो भी काम है वह उसको एनहांस कर देता है, योगवाही रहता है। जैसे क्षार धर्म के साथ यूज करें तो वो क्षार धर्मियता को बढ़ा देगा, अम्ल धर्मियता के साथ करें तो अम्ल धर्मियता को बढ़ा देगा, यही योगवाही द्रव्य है। फिर गंधक है वो कटु है, यह कटु होने की वजह से ये कैसे क्षार धर्मी है, इसीलिए हम लोग इसको अम्ल धर्मी द्रव्यों की भावना देते हैं, तो इसको हम लोग उसका बैलेंस करते हैं। ये कटु है, अग्नि और वायु महाभूत प्रधान है, पाचन है, सर और रसायन है। अब्रक भस्म है वो अपतर्पण करता है, और इसमें आकाश और वायु तत्व खुद ही विद्यमान है। लघु रुक्ष है, प्रज्ञा बोधि है। लौह भस्म है, उसमें 3 रस रहते हैं, तिक्त मधुर कषाय। आकाश वायु, शीत रुक्ष है, सर लेखन है। मधुर रस है तो पृथ्वी आप और गुरु है, कषाय पृथ्वी आयु। लेकिन मेन ज्यादा लौह भस्म खाने में तिक्त रहता है, प्रधान रस तिक्त है। फिर शिलाजित देखेंगे तो कटु तिक्त है,
सारे द्रव्य देखिए, ज्यादातर अग्नि वायु, अग्नि वायु आकाश, अग्नि वायु आकाश, ये क्षारधर्मी द्रव्य है आरोग्यवर्धनी। शिलाजित है, कटु तिक्त है, तो कटु है तो अग्नि वायु महाभूत प्रधान है, छेदी है, उष्ण है, योगवाही है, तिक्त रस से आकाश वायु और रसायन है। ताम्र भस्म कषाय है, पृथ्वी और वायु, ये बस कषायता आती है ताम्र भस्म की। शीत है, रोपण है, लघु लेखन और सर है। गुगुल है, रुक्ष लघु उष्ण तिपन सर वृश्य, ऐसे बता रहे हैं। यह भी लेखन का कार्य करता है, क्लेद को निकालता है। और गुगुल भी है, उष्ण बताया, क्षारधर्मी द्रव्य है। इसके बाद में बता रहे हैं, और गुगुल को शुद्ध करने के लिए हम लोग गाय के दूध का प्रयोग करते हैं, मतलब उसकी जो क्षारीयता है उसको बैलेंस करते हैं। फिर बोल रहे हैं चतुर्गुणम परम शुद्धम चित्रमूलम च तत्समम, मतलब 4 गुना चित्रक मूल डालना है। तिक्ता सर्व समा गया सन संचूर्ण यत्न था, मतलब इसमें तिक्ता मतलब कुटकी डाला है, कुटकी 22 तुला डाला है। यहाँ पे ये श्लोक में ये नहीं है। निम्न वृक्ष दलाम्बो मर्दे दिवस त्रयम, ये बोल रहे हैं कि जो गुगुल है उसको ना नीम के काढ़ा में डाल, नीम के स्वरस में डाल के भिगो के रखना है 3 दिन तक, फिर मर्दन करना है। ततश्च वटिका करे त्रिगुंजा फल मान्यता, उसके 2-2 गुंजा या 3-3 गुंजा, रस रत्न समुच्चय में 3-3 गुंजा बोला है, और बाकी ग्रंथों में 2-2 गुंजा बताए। तो इसका हम लोग जब ऐसे गोलियां बना लेते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें पांच भौतिक चिकित्सा से देखिए कैसे बनाते हैं। पांच भौतिक चिकित्सा में क्रम का बहुत ज्यादा महत्व रहता है कि जब भी हम मेडिसिन बनाते हैं तो किस तरह से बनाना है। तो ये बता रहे हैं कि यह कुटकी प्रधान कल्प है, कुटकी रुक्षतम है, रुक्ष नहीं, रुक्ष, रुक्षतर, रुक्षतम, सबसे ज्यादा रुक्षतम है। और उसी के क्वाद की 7 भावनाएं देने के लिए बोला है। और आतप शुष्क करना है, मतलब धूप में सुखाना है। नॉर्मली हम लोग छाया में सुखाते हैं, यहाँ पर धूप में सुखा के फिर ग्रंथों प्रमाण से आधी मात्रा में ही लेना है। सर्वप्रथम ताम्र और लौह भस्म का मिश्रण करना है, उसके बाद में अभ्रक भस्म मिलाना है, या मिश्रण बना के अलग रखना है। खरल में कजली डाल के वह मिश्रण थोड़ा थोड़ा करके डाल के मर्दन करना है। यह पांच भौतिक चिकित्सा में इसलिए महत्व है क्योंकि ये जो क्रम से डाल रहे हैं और मर्दन कर रहे हैं तो यह और ज्यादा गुणकारी हो जाता है। इसके बाद त्रिफला, चित्रक और कुटकी को चूर्ण को अनुक्रम से धीरे धीरे मिलाना है, मर्दन करते जाना है, भले टाइम लगे तो लगे, लेकिन धीरे धीरे डाल के मर्दन करते जाना है। तो ये जितना सूक्ष्मीकरण होता है उतना ये गुणकारी बनते जाता है। फिर शुद्ध शिलाजित और शुद्ध गुगुल त्रिफला के क्वाथ में द्रवित करके खल में मिलाएं। अंत में यहाँ पे त्रिफला के क्वाथ में द्रवित करके डालने के लिए बोला है। नॉर्मली नीम के पत्र में डालते हैं हम लोग, यहाँ पर त्रिफला के क्वाथ में द्रवित करके खल में मिलाना है। अंत में नीम पत्र की स्वरस की भावना देना है। वहां पे नीम से मिला हुआ जो गुगुल है उसका डायरेक्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है। फिर ये बोल रहे हैं कि लौह भस्म लेखन कर्म करके अतिरिक्त वृद्धि को दूर करता है। वृद्धि मतलब लेखन कार्य करता है तो मेद को ये कम करता है। अपतर्पण अभ्रक भस्म करता है, वो लघु और रुक्ष गुण से प्रज्ञा स्थापन करता है, मतलब बुद्धि को भी अच्छा करता है, और वह मेद को भी बैलेंस करता है, और हीलिंग को अच्छा करता है। क्लेद को निकाल के, क्लेद को सुखाएगा तो अपने आप हीलिंग होने लगेगा। फिर उसी तरह से ताम्रवस में यकृत वृद्धि को कम करेगा, क्योंकि वहां पे स्त्रोतोरोध है, तो ये तीक्ष्ण है, भेदन है, तो स्त्रोतोरोध को ठीक कर देगा तो यकृत में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा। रक्तवास स्त्रोत शुद्ध हो जाएगा तो यकृत वृद्धि अपने आप कम हो जाएगा। त्रिफला अनुलोमन कार्य से दोषों का बहिर्गमन करता है। चित्रक मूल दीपन पाचन कर्म से आम पचन करता है। फिर उसके बाद यह क्योंकि क्षार धर्मी द्रव्य है, अग्नि और वायु महाभूत प्रधान है। स्वरस भावित कुटकी है, 7 भावनाएं दी है, तो ये आकाश वायु महाभूत होने से शरीर में उपस्थित स्थूल मलों का शोधन करता है, और भेदन भी कार्य करता है, लेखन भी कार्य करता है। शिलाजित योगवाही है, गुगुल सुगंधि गुण से आम नाशन, सर और वृक्ष कार्य करता है, वो वृक्ष है, शुक्र धातु को भी अच्छा करता है। नीम पत्र स्वरस की भावना से इस मिश्रण में पुनः आकाश और वायु महाभूत का वेष्टन होता है, और ज्यादा उसमें आकाश और आकाशीय तत्व और वायु तत्व और ज्यादा मिल जाते हैं। आरोग्यवर्धनी संतर्पणोत व्याधि में इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये कर्षण कार्य करता है, क्षारधर्मी द्रव्य। यह गुटी रसनेन्द्र से अपने पचन के कार्य को शुरुआत करती है, जीवा से ही इसका कार्य होता है। अगर चूस चूस के लिया जाए तो ये वहीं से पचन क्रिया को अच्छा कर देती है। इस कल्प का यकृत पर बहुत अच्छा कार्य दिखाई देता है, वहां के दोषों का भेदन करके तिक्त रस प्रदान होने से आकाश वायु महाभूत के प्रभाव से वहां के अवकाश की वृद्धि करता है, मतलब वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर देता है। तिक्त रस होने की वजह से अवकाश होगा तो अपने आप ब्लड सर्कुलेशन यकृत में अच्छा होने लगेगा। इस गुटी से शरीर में उपस्थित मल का अनुलोमन होता है, शरीर में थोड़ी सी कोमलता आती है। ऐसे समय में अग्निमांद्य न हो इसलिए चित्रक की योजना की है कि चित्रक और अग्निमांद्यता को मतलब आम का पचन करे, अग्नि को प्रदीप्त करे।
रस धातु से मेदो धातु तक ठीक तरह से पोषण होने के लिए ताम्र भस्म, लौह भस्म, त्रिफला की योजना की गई है। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ताम्र, लौह और त्रिफला, इसका योजना क्या है, तो रस से मेद धातु तक पोषण एकदम बैलेंस हो, बहुत अच्छे से हो। इसलिए ताम्र जो है वो यकृत को उत्तेजना देता है और रक्त को अच्छा प्रसादन करता है। लौह भस्म रक्त वृद्धि करता है, रक्त का प्रसादन करता है। त्रिफला जो है वह रसायन भी है, जंतुघ्न भी है और पेट भी साफ कर रहा है। लौह भस्म का साइड इफेक्ट नहीं होने देता, नहीं तो नॉर्मली आयरन की टैबलेट मॉडर्न में डॉक्टर देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता है। यहाँ पर बैलेंस क्या है, लौह भस्म और त्रिफला को। फिर स्थूल मल का निस्सरण त्रिफला और कुटकी के द्वारा होता है, पेट साफ अच्छे से होने लगता है। धातुगत मल का निस्सरण ताम्र भस्म के सर लघु लघु लेखन गुणों से होता है। कितना बढ़िया बताया कि स्थूल मल जो है, स्थूल मल, स्थूल अग्नि का जो कार्य, उससे मल निकलता है, त्रिफला और कुटकी से होता है। धातुगत मल का निस्सरण ताम्र के सर और लघु लेखन गुणों से होता है। लौह भस्म, अभ्रक भस्म, शिलाजी और गुगुल आदि औषधियां वयस्थापन कर्म से आरोग्य प्रदान करती है, आयु को टिका के रखती है, सभी धातुओं को बल देती है और नए नए रिजुवनेट करती है और मतलब वय स्थापन करती है। उनका जो लाइफ है वो सभी धातुओं का लाइफ बढ़ा देती है, क्योंकि शिलाजित है, अभ्रक है, लौह भस्म है, गुगुल है। फिर कफ रुद्ध कामला से, कामला में इस गुटिका का अतीव प्रयोग होता है। पृथ्वी और आप महाभूत के विकृत उपचय से कफ रुद्ध पथ कामला होती है। इस अवरोध को दूर करने के लिए आकाश वायु महाभूत प्रधान कुटकी की योजना की गई है। तो वह अवरोध को दूर करता है, आम का पचन कर देता है, स्त्रोतरोध को दूर कर देता है, जो रुद्रपथ कामला होती है। कामला में रक्त में क्षार स्वभाव की वृद्धि दिखाई देती है और ताम्र भस्म, लौह भस्म और त्रिफला ये औषधियां अम्ल स्वभाव की होती हैं। तो इसलिए उसको कामला का जो क्षार स्वभाव वृद्धि हो गई, हीट बढ़ गया है बहुत ज्यादा, उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ताम्र, लौह और त्रिफला डाली है, अम्ल स्वभाव के, तो वो क्षारता को बैलेंस कर देती है। फिर शिलाजित और गुगुल इन औषधियों का क्षार स्वभाव उनके शोधन के समय त्रिफलाक्वाद के उपयोग से मधुरीकृत होता है। मतलब जो ये जो है ना द्रव्य, क्षार स्वभाव कौन सा है, तो शिलाजित और गुगुल है, क्षार स्वभावी है, लेखन और उष्ण वाले हैं और कटु रस प्रधान, अग्नि और वायु महाभूत प्रधान है। तो ये मधुरीकृत करके बैलेंस कर देता है त्रिफलाक्वाद के उपयोग से। इसी कारण इस कल्प का कफरुत कामला में अच्छा उपयोग दिखाई देता है। अभी आप लोग बोलिए, आप लोगों को समझ आया मैंने क्या बताया? मैंने कोशिश किया कि मैं 40 मिनट्स में कुछ बता पाऊं। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आप कुछ ब्रीफ करेंगे? थोड़ा थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए प्लीज। जी सर। जी सर आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, आ रही है। जी, तो आरोग्यवर्धिनी वटिका सबसे पहले कि कहाँ पे इस्तेमाल होती है, पहले तो यही हो गया कि ये क्षारधर्मी औषधि है तो वहां पे तो हमको करना ही करना है। इसके अलावा आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में एक हमारे गुरु जी थे, तो वो राम प्रकाश बाबूजी करके पतंजलि में, तो वो एक इसके बारे में कहा करते थे कि आरोग्यवर्धिनी वटी इतनी बढ़िया दवा है कि हर एक बीमारी में इसको दे सकते हैं। तो इसके बारे में एक अनुपान कोट, बदल बदल के, ऐसे डायरेक्ट नहीं देना है। जी जी अनुपान साइड इफेक्ट भी करती है। जी जी अनुपान बदल बदल के दे सकते हैं। तो इसके बारे में एक कोट बताया करते थे। जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय के लिए ये फेमस था कि whenever there is any political crisis, Jawaharlal Nehru is the solution, and whenever there is any medical crisis, आरोग्यवर्धिनी वटी is the solution. सर ने एक बार, पाठक सर ने ही अपने पाचक चिकित्सा, पाचक जो रस पाचक, रक्त पाचक, धातु पाचक चिकित्सा में बताया है कि आरोग्यवर्धिनी वटी को हम अलग अलग अनुपान के साथ अगर देते हैं तो वो उस धातु पे अपना कार्य करती है। जैसे रसपाचक काढ़े के साथ देंगे तो ये रसपाचन का कार्य करेगी, रक्तपाचक काढ़े के साथ देंगे रक्तपाचन का कार्य करेगी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हर अलग धातु पाचक काढ़े के साथ इसको देने से अलग अलग इसके कार्य हो जाते हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी के मोर और लेस पांचभौतिक चिकित्सा में कंटेंट सब सेम ही है, जिसमें पारागंधक, अभ्रक, लौह, ताम्र, त्रिफला, शिलाजीत, गुग्गुल, चित्रक,
और कुटकी, ये सारे कंटेंट इसके दोनों में हैं। और किन किन सिस्टम पे इसका मेजर काम रहता है, ये कार्य क्या करती है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कार्य है, वो सर भी लगातार अपने लेक्चर्स में बोलते रहते हैं कि ये सर्किट का विभाजन बहुत अच्छा कर देती है। उसके बाद ये धात्वाग्नियां जो हैं उनको, उनकी मंदता को भी ठीक करती है, आम पाचन करती है, मल पाचन करती है। अच्छा, इसके अलावा अर्श और ग्रहणी किया जाता है। आरोग्यवर्धिनी वटी स्वयं में एक क्षार धर्मी औषधि है, इसलिए इसकी क्षार धर्मिता को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका जो अनुपान का इस्तेमाल कहा गया है वो या तो दुग्ध या हल्दी का काढ़ा इसके साथ कहा गया है। तो इसके बारे में और कहा जाता है कि ये 42 दिन तक देना है, फिर ब्रेक करना है, उसके बाद फिर शुरू करना है। जलोदर में इसको दे सकते हैं, क्योंकि जलोदर या जल वाली बीमारियां जितनी भी हैं वो अम्लधर्मी होती हैं, तो जलोदर में हम इसको दे सकते हैं। किडनी की बीमारियों में, ये रीनल फेलियर वगैरह में पुनर्नवा वगैरह के साथ में अच्छा कार्य करेगी, चंद्रप्रभा ताप्यादि लौ वगैरह के साथ में, सारिवा के साथ में। ये जंतुघ्न भी होती है, CRF CCF कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में भी अच्छा काम करती है। स्किन डिसीजेस की ड्रग ऑफ चॉइस बताई गई है, मंडल कुष्ठ में, ज्वर में, हर तरीके के ज्वर में दे सकते हैं। फिर कुष्ठ रोग में देते ही हैं पाचनी दीपनी बोली चुका, पथ्य है, हृदय है, ये बोली चुका मेदनाशन का कार्य करती है। पांडु एनीमिया में, यकृत वृद्धि में, यकृत वृद्धि में इसका जो कंटेंट है वो ताम्र बहुत अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि ताम्र जो ये यहाँ पे यकृत वृद्धि में क्या कार्य करेगा, वो ताम्र जो यकृत वृद्धि में कार्य करेगा वो रस और रक्त का पाचन करेगा। इसके अलावा जो यकृत की वृद्धि वहां पे अवरोध की वजह से हो रही है, श्रोतावरोध की वजह से हो रही है, तो उसको कम कर देगा ताम्र। और इस वजह से ताम्र का जो कार्य रहता है वो रक्त प्रसादक, रस रक्त प्रसादक का रहता है, और श्रोतावरोध को खोलता है। धातु के मलों का निर्हरण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ताम्र का कार्य है कि जो धातु के मलों का निर्हरण करेगा वो ताम्र करेगा। और स्थूल मलों का निर्हरण आरोग्यवर्धिनी वटी में त्रिफला और कुटकी करेगा। वया स्थापन करती है, इसके लिए इसके ताम्र और लौह कंटेंट या शिलाजीत कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जो कि ताम्र जैसा यहाँ पे द्रव है जो कि श्रोतावरोध को खोल रहा है, इसलिए ये रुद्धपद कामला में भी एक बहुत बढ़िया ड्रग है। अच्छा, ये क्योंकि बहुत ज्यादा देने से इसमें रुक्षता ना आ जाए, इसके लिए इसमें जो द्रव्य डाले गए हैं वो शरीर में रुक्षता ना आ जाए, वो उसको बैलेंस बना के रखते हैं। तो इतना सर है इसके बारे में। जी जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? श्रुति निगम मैम, आप इंडिया आ गई क्या? डॉक्टर श्रुति निगम मैम, जी सर, प्रणाम सर, इंडिया में आप हूँ। आरोग्य वर्धिनी का ये सुन के कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा, आपने पहले भी शायद बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन पांच भौतिक विचार से भी सुन के बहुत अच्छा लगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये हम इसमें बोल रहे हैं कि ये क्षार धर्मिता में है, तो लेकिन जब हम नॉर्मल अपने दोषों की चिकित्सा में यूज करते हैं आरोग्य वर्धिनी, तो हम नॉर्मली दीपन पाचन कराने के लिए हर किसी को लगभग 5-7 तो दिन के दीपन लिए। पाचन किससे करते हैं? पाचन मतलब क्या है? आम का नहीं, पचन मतलब करना। मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि जैसे हम ऐसा अभी तक नहीं सोचते थे अम्ल धर्मी और क्षार धर्मी, तो हम नॉर्मली भी यदि पेशेंट को, जैसे मान लीजिए पित्त का विरेचन ही कराना है, या फिर हमें पित्त का शोधन कराना है, या दीपन पाचनार्थ यूज देना है, तो शुरू में 5-7 दिन हम आरोग्यवर्धिनी यूज कर देते थे। तो सर कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऐसी डिसीज का है क्या पांच भौतिक विचार से, कि इन इन आप वही चीज सोचिए कि हम पाचन कर रहे हैं। आम कैसे है? पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है। आम चिपका चिपका आम है, वहां पे पानी बहुत ज्यादा है और पार्थिवता है। तो यहाँ पे आकाशीय और वायु महाभूत प्रधान, ये जो द्रव्य है ये दे रहे हैं। वहां पे हम क्लेद और पानी इन सबको कम कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से सोचिए। नहीं, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि ऐसी कौन सी डिसीज का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पांच भौतिक विचार से, जिसमें कि हम आरोग्य वर्धिनी का यूज नहीं करना चाहिए, ये क्योंकि ये। बताए ना कि भ्रम की स्थिति है, जो अच्छा। पित्त है, बहुत ज्यादा रक्त पित्त है, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है,
पेशेंट बहुत क्रुश है, बहुत ज्यादा क्रुश है, उसका ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो उसमें नहीं करना चाहिए। रक्त पित्त है, गर्भिणी में बहुत ज्यादा हीट बढ़ा हुआ है, अगर वैसी अवस्था में नहीं करना है, भ्रम में नहीं करना है, दाह रोग हो रहा है उसमें नहीं करना है, क्योंकि ये क्षारधर्मी है। ऐसा चीज हमें ना देना है कि और उसको सर हम अपनी वाली यूज कर सकते हैं क्या? यदि जैसे ये इतनी पोटेंसी वाली नहीं यूज करें तो हम हमारा जो हाँ आयुर्वेद वाली है वो नॉर्मली कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं। वो हाँ सेफ है। हाँ, ये क्योंकि ज्यादा पोटेंट है, इसको अगर हम देंगे तो और ज्यादा हीट को बढ़ा देगा। हाँ, पहुंचाएगा। सर एक चीज मैं बोलना चाह रहा था। हाँ सर सर क्रिश हो कोई अगर मतलब जी क्रुश है तो आप इसमें दूध और घी के देंगे तो और क्रिश हो जाएगा। मतलब इसको जब देंगे तो अगर क्रिश में दे रहे हैं तो उसका अनुपान दूध रखना ही चाहिए। हाँ कंपलसरी। या और अगर हम क्रिश है और उसमें आम भी है तब क्या करेंगे? आम है तो आप दूध के साथ दीजिए, इसलिए तो इन्होंने सबसे पहले बताया आयुर्वेद में भी कि दूध और घी जरूर देना है हमें। और जब आम अवस्था होती है तो दुग्ध देते ही नहीं। देना है इसमें, क्योंकि ये क्षारधर्मी द्रव्य है, इसका बॉडी में साइड इफेक्ट ना हो जाए, इसका तो अनुपान सर इस तरह जैसे से। मैम बोल रही हैं कि जैसे दूध नहीं देते हैं, तो फिर हम कभी ऐसा भी कर सकते हैं क्या मैम कि तो दूध बहुत के आप 1 कम लीटर क्वांटिटी, नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में दे दें कि थोड़ा सा आम पाचन कर दे और क्षारीयता भी नहीं बढ़ाए, जैसे 1/4 हाँ पोर्शन में कुछ ऐसा दे दें हाँ, तो? 1 कप तक दूध देते हैं ना हम आरोग्यवर्धिनी के साथ, ज्यादा दूध थोड़ी हमको इतना बढ़ा देगा। ये मेडिसिन को सक्सेसफुल टारगेट तक पहुंचा के उसका काम करने के लिए दूध चाहिए हमें। जी एक यूनिवर्सल ट्रुथ बोलने जा रहा हूँ। हाँ बोलिए। सारे के सारे पाचन द्रव्य क्षारधर्मी होते हैं, सारे के सारे दीपन द्रव्य अम्लधर्मी होते हैं। बराबर। तो ये क्षारधर्मी है इसलिए ये पाचन कार्य करेगी ही। ठीक है। अगर अच्छा एक और कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूँ। जैसे सारे नींबू के वगैरह है सारे वो अम्लधर्मी है, जी जी नींबू है अम्लधर्मी है, तक्र है अम्लधर्मी है। जी जी, और सारे के सारे पाचन द्रव्य यदि उसमें पानी मिलाते रहो, अम्लधर्मिता बढ़ाते रहो, तो वो एक स्टेज पे आके दीपन कार्य करने लग जाते हैं। बराबर। है ना? तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है नहीं इसका। नहीं, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आया कि पानी सारे के जो होता सारे। है, पानी कैसा होता है, पानी अम्लधर्मी होता है। पानी अम्लधर्मी होता है। नहीं नहीं बारिश सर में पानी। हाँ जी, बोलिए। जिस क्षारीय द्रव्यों में यदि पानी मिलाते जाओ तो वो दीपनीय होते जाएंगे। इसका उदाहरण दे देता हूँ। हम्म अदरक और सौंठ, सौंठ पाचन है, अदरक दीपन है। पानी मिलाते जाओ का मतलब नहीं समझ में आया। अदरक और सौंठ तो मतलब समझ में आता अदरक में नहीं, आप ये समझिए, इसका ये अदरक का बात है पानी कि सुखा दिया तो सौंठ बन क्षारीयता, गई। क्षारीयता को आप अम्ल से बैलेंस कर रहे हैं, क्षारीयता को जी। बैलेंस कर न्यूट्रल रहे हैं। करना अलग हुआ ना, लेकिन सर बोल रहे हैं कि पानी मिलाते जाओ तो वो अम्लीय हो जाएगा, ये नहीं अम्लीय मैं। नहीं यार होगा, दीपन यार कार्य करेगा। लिक्विड पार्ट बढ़ाते रहो। उसको मैं दूसरे कॉन्सेप्ट में समझा सकता हूँ, जैसे कि हम अभी एग्जांपल देते थे कि कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है। कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इन प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन इन केमिस्ट्री लैब हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें लगातार पानी मिलाते रह रहे थे। ठीक है। तो पानी मिलाने से ऐसा नहीं कि क्षार जो है वो डाइल्यूट क्षार हो गया ना, क्षार न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज तभी हो सकता है जब क्षार में हम अम्लीय चीज मिलाएंगे, इसलिए पानी को हम अम्लधर्मी द्रव्य में वहां पे कंसीडर करते हैं। तो सर ठीक है। न्यूट्रलाइज, एक हमें एक न्यूट्रलाइज वर्ड यूज करना चाहिए, लेकिन अम्लीय मतलब फिर वो दीपन करने लगेगा पाचन से, मतलब कि किसी भी पाचनीय द्रव्य में पानी मिलाते जाओ तो वो दीपनीय हो जाएगा। ये वाली चीज मुझे थोड़ा, न्यूट्रल समझ में आता है लेकिन जी। अम्लीय होना मतलब कि दीपनीय होना नहीं समझ में आया नहीं, मुझे। ये थोड़ा और पानी गड़बड़ा रहे मिलाइए हैं, तो अम्लीय हो ये जाएगा। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, लेकिन ये दीपन करने वाले सारे द्रव्य क्षार में लिक्विड मिलाने से, तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं। उसमें देखिए मैंने कहीं ये पढ़ा है, कि इसलिए दीपन मैं करने बोल रहा वाले हूँ। द्रव्य क्षारीय होते हैं कि अम्लीय होते हैं, कौन से होते हैं? कौन अम्लीय से? ही होते हैं ना। सारे दीपन द्रव्य अम्लीय हैं, सारे हाँ पाचन द्रव्य क्षारीय हैं। ये हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक ये है। आपने सही बोला, लेकिन वो जी। पानी मिला के उसको हम दीपनीय बना दे। ये भी मैंने पढ़ा है, ये भी मैंने पढ़ा है। और समझाइए, समझाइए आप उसको समझाइए। इसका उदाहरण ऐसे समझिए कि जैसे जो अदरक है, अदरक हम एज ए दीपन द्रव्यों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी हम इसमें पानी मिला नहीं रहे हैं, अभी हम इसका पानी खत्म कर रहे हैं। इसका पानी सोख लिया,
सोंठ बन गई, अब ये पाचक द्रव्य हो गया। सोंठ सर्वोत्तम पाचक होता है। दीपन भी होता है, दीपन पाचन दोनों होता है। जो पाचन आप एक द्रव्य बार होते फिर हैं से वो दीपन आप कार्य करेंगे ही एक बात करेंगे। बताइए, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एक बार हाँ, फिर हो सकता है सर, हो सकता है, मे भी। आप जो बोल रहे हैं वो सच है, ये सच है, लेकिन मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप एक बार फिर से पढ़ के कल बताइए। जी सर, जी सर। आपने सच बोला ये बात, लेकिन आप ही बोलेंगे इसको क्लियर, जी और नहीं बोल पाएंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आज ही कर दीजिए ना वेद जी। कैसा लग रहा है? सरोज सर तो बता ही रहे हैं, आप बता दीजिए इसको। नहीं, मैं अभी अभी क्या नहीं बताऊंगा, फिर सरोज मिश्रा जी किताब खोलेंगे ना, मैं बताऊंगा। सर तब तो फिर अरे वो सारे तो क्वात वैसी कल्पना किताब खोलेंगे। अम्लधर्मी को हुई ना, हाँ, अम्ल धर्मी हुआ, जितनी भी क्वात कल्पना है। सब अम्ल धर्मी हुआ। ओके, चाहे सब फिर नहीं हुआ, मतलब सब नहीं हुआ, जितने अगर भी हम उसमें कटु कटु रसात्मक सब डाल रहे हैं तो वो तो आप मतलब उसको हम दीपन पाचन ऐसे बोलेंगे। सारे अम्ल धर्मी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, क्षारीयता और अम्ल दोनों बैलेंस हो रहा है। हाँ, मेरे हिसाब से भी यहाँ पे कषाय कल्पना ये नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पे रसों के हिसाब से सोचना चाहिए, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, कि हाँ, कौन से रस प्रधान द्रव्यों का कषाय बनाया है हमने, तो वो अम्लीय और क्षारीय किस में कंसीडर करना है हाँ, हमको, हाँ, क्योंकि हम महाभूत पे विचार कर रहे हैं, तो वायु अग्नि वाला है रस है कि पार्थिव और आप वाले रस हैं। जी। चित्र का काढ़ा लेंगे तो वो क्या क्षार धर्मी काढ़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस पर मैं सरोज मिश्रा जी से ही करूंगा, अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा। सर, एक एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो घरेलू प्रयोगों में क्या होता है कि जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं तो कई बार खाने में नमक ज्यादा हो जाता है। जब नमक ज्यादा हो जाता है तो उसमें क्षारीयता बढ़ जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें नींबू निचोड़ के उसमें माधुर्य पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये तब होता है जब क्षारीयता बढ़ गई, उसमें माधुर्य लाने के लिए आम्ल डाल दिया। ऐसा ही इसका उल्टा कई बार क्या होता है कि जो हमारा बटर मिल्क होता है, जो तक्र होता है, बटर मिल्क हमारा रखा रखा खट्टा हो गया, मतलब अम्लधर्मी पैदा हो गया, तो उसको माधुर्य लाने के लिए हम नमक डालते हैं, तो वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, या माधुर्य पैदा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है टाइप का। सुनिए, इस तरीके से। मैं क्या करता हूँ, कल का जो सेशन होगा संडे स्पेशल, उसमें मैं जी क्षार धर्मी और अम्ल धर्मी पे एक लेक्चर लूंगा, पूरा 1.5 घंटा का जी। फेसबुक लाइव। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, फिर आपको समझ आएगा जी सर, जी सर, ले लीजिए क्षार सर। धर्मियता क्या है, अम्ल धर्मियता क्या है, और उसको हम कैसे मधुरीकृत करते हैं, ये सब मैं जी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कल। जी जी जी। हाँ, ठीक है। श्रुति मैम का थैंक यू, इन्होंने मुझे एक जोश दिया कि अब मैं कल वो लेक्चर लूंगा। आपका थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा ले रहे हैं। हाँ, श्रुति मैम दिमाग की बत्ती जला देती हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद करें, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम ब्रेक लेते हैं, कल मिलेंगे। कल मैं अम्ल धर्मी और क्षार धर्मी इस पे एकदम अच्छे से लेक्चर लूंगा। ये तो श्रुति मैम के हाल तब हैं जब बुखार है उन्हें, जब अरे ठीक हो सर जाएंगी मैं तो क्या हाल करेंगी। बुखार है क्या श्रुति मैम? हाँ नहीं नहीं हाँ। सर, मैं ठीक हूँ। इनको कौन सी बीमारी हुई है सर? अम्ल ये अरे धर्मी तो बीमारी है कि क्षार धर्मी? अम्लधर्मी है सर, मलेशिया टहल के आई हैं, अच्छा, और वो वाटर पार्क में। अच्छा, तो अम्ल धर्मियता बढ़ गई है, जी जी जी। तो क्या दवाई देना चाहिए इनको? क्षारधर्मी सोंठ, मैं ठीक हूँ। पंचकोल, त्रिभुवन कीर्ति। जी, जी। ठीक है। और देखिए, वैसे श्रुति मैम इतनी नॉलेजेबल खुद हैं कि सब खा पी के बैठी होंगी। 5 सर भौतिक चिकित्सा भी बता दिया गया आपको। जी थैंक यू सो मच। ठीक है, तो वंदना मैम हम ब्रेक लें क्या? अंजना जी मैम, तो हम 8:15 बजे फिर मिलते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। जी, थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम, थैंक यू सर।